हो गया। ठीक है, तो आज नर्वस सिस्टम देखा। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो न्यूरॉन है। अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन है? अपनी न्यूरॉन्स। और क्या खास बात है? न्यूरॉन क्या है? क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेंट्रल। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स यार किसको है? अविभाजित तक है। इसलिए बोलते हैं सिर में चोट लग जाए नहीं लगना चाहिए, बाकी सब जगह लग जाए चल जाता है ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कभी कभी छोटा सा डंडा लग गया या गिर गए इतने में डेथ हो जाती है, या कोमा चले गए। और इनकी चोट जो है कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स है ना। क्यों? सारी सेल्स तो डिवाइडिंग होती है, ये नॉन डिवाइडिंग क्यों है? इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, बिकॉज सेंट्रियोल, इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल्स। की ओरिजिन का है एक्टोडर्म से ध्यान रखें। कुछ मेन ऑर्गन याद रखना। अब क्वेश्चन पूछ लेगा फोर ब्रेन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रेन पूरा एक्टोडर्म से घुमा दिया उसने। अब बोलेगा हाइपोथैलेमस की ओरिजिन कहां से हुई, तो ब्रेन मतलब पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से हुआ। ठीक है, ये न्यूरॉन का डायग्राम देख रहे हैं। ये है साइटन वाला पार्ट, सोमा या बॉडी, इस पर सेंटर वाला भाग न्यूक्लियस, और यहाँ पर प्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं जिसे अपन निसल्स ग्रैन्युल्स बोलते हैं। ओनली कहाँ पाए जाते हैं? साइटोन में होते हैं। और ये जो है दोनों के बीच वाला भाग आता है सिलेंड्रिकल कॉर्ड एक्सॉन, और एक्सॉन के ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसे अपन माइलिन शीट बोलते हैं। और वह स्थान जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती वो नोड ऑफ है। और एक्सॉन के ऊपर एक कोशिकाएं पाई जाती है स्वान सेल्स होते हैं जो लोग माइलिन शीट का निर्माण करते हैं। और जहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, न्यूरॉन्स का जंक्शन क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। ओके, इसके बाद अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे महत्वपूर्ण चीज, न्यूरॉन के प्रकार। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आपोलर आकृति न्यूरॉन based on position of number of axon और डेंड्रॉन्स। एक्सॉन्स और डेंड्रॉन की संख्या के बेस पर अपन देख रहे हैं आपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन क्लियर ही नहीं है। एक्सॉन कहाँ है, डेंड्रॉन कहाँ है, क्लियर नहीं है। एग्जांपल याद रखना किसमें होता है? हाइड्रा में किस प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं? आपोलर न्यूरॉन। दूसरा है यूनिपोलर, एक ध्रुवी, एक ध्रुवी, जिसमें सिर्फ क्या है? बिगर एक्सॉन के तो काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ क्या है? एक एक्सॉन, डेंड्रॉन नहीं है। एक्सॉन प्रेजेंट है, डेंड्रॉन नहीं है। इसमें होता है एम्ब्रियो में, भ्रूण में। मानव का जो भ्रूण है, किसी भी जीव का जो भ्रूण है, एम्ब्रियो, भ्रूणीय अवस्था। सबसे ज्यादा ये पूछता है तो बाइपोलर न्यूरॉन, सभी को आंसर पता होना चाहिए। बाइपोलर न्यूरॉन, द्विध्रुवी न्यूरॉन। अब हमारे में पूछेगा बाइपोलर न्यूरॉन में एक्सॉन कितने होते हैं, सब लोग क्या लगाएंगे? दो लगाएंगे, है ना। द्विध्रुवी न्यूरॉन, इसमें क्या होगा? इसमें एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन। टोटल दो होंगे, ठीक क्या? दो पोल दिखाई देंगे।
इस तरीके से ये डेंड्रॉन और एक एक्सॉन। सबसे इम्पोर्टेंट इसका है एग्जाम्पल, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। कहाँ पाई जाती है बाइपोलर न्यूरॉन? आंखों की जो रेटिना होती है ना, रेटिना जब पढ़ेंगे अपन, रेटिना में रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन जो पिगमेंट्स है ना, रोडोप्सिन टाइम में रात में देखने और आयोडोप्सिन दिन में देखने, दोनों पाई जाती है, इसलिए अपन को दिन और रात दोनों देखने। और कहाँ पाई जाती है? रेटिना में और ब्रेन का जो पहला पार्ट अभी देखेंगे यहाँ पर, और कहाँ कॉक्लिया, कान का जो आंतरिक भाग है जहां से अपन को सुनाई देता है, कॉक्लिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रेटिना में बार बार पूछता है एग्जाम। और चौथा है मल्टीपोलर, बहुध्रुवी न्यूरॉन, ये है द्विध्रुवी और ये है बहुध्रुवी। मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर। एग्जांपल क्या जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मोर देन बहुत सारे। विवेक धारणा वाले कहाँ गए बहुत सारे लोग? हर्षिता राठी जुड़ी है। गुंजन सर पे आ रहा है? बोला करें माइक म्यूट करके बोला करें। विवेक क्लास में हो कि नहीं हो, कि सिर्फ ऑनलाइन बस हो? मैं लास्ट में देखूंगा सब लोग कितनी देर तक क्लास में प्रेजेंट रहे, अटेंडेंस अपने आप लग जाती है, ध्यान रखना, इसलिए क्लास से गोल नहीं मारना। और पूछा जा रहा है तुरंत रिप्लाई दिया करो। ध्यान रखो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से भगा नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन क्लास से भगा दूंगा मैं अगर इसने लापरवाही की है। इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है पूरा मुझे फाइट नहीं कर, किसी चीज दूंगा मैं ध्यान। चलो पढ़ते हैं आगे। तो ये देखा सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें। अब आते हैं सीधे पर, क्लासिफिकेशन करते हैं नर्वस सिस्टम का, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, या डिवाइड कर दो नर्वस सिस्टम, पूरा टेबल बना दो। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया पूरे नर्वस सिस्टम? 3 ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं ये पता नहीं, पूछ लिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है, पेरिफेरल कौन सा है, ऑटोनॉमस कौन सा है। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इतना शॉर्ट लिख लो समझ में आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इतना लंबा यूज नहीं करेंगे हम, सीधे अपन क्या बोलेंगे, सीएनएस। दूसरा पार्ट है सेंट्रल, मतलब ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अलावा ये आजू बाजू के भागों से क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीएनएस। और तीसरा जो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एएनएस।
ठीक है, अब इसके पार्ट देख रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट, कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल। और इसके कितने पार्ट हैं? सभी के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। कपाली तंत्रिका और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व सब पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार। कितनी जोड़ी होती है कपाली तंत्रिका? 12 जोड़ी होती। 12 जोड़ी के 12 पेयर के नाम याद करेंगे, और 21 जोड़ी। हाँ, ये है इसके दो पार्ट। कितना पढ़ना तुमको ना? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, ब्रेन और स्पाइनल नर्व। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो होंगे। कौन कौन से इसके टाइप है? अनुतंत्री और परानुतंत्री पढ़ते हैं, हिंदी है ना। हिंदी बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट। जैसे एक बीपी बढ़ाने का काम करेगा, दूसरा घटाएगा। एक पसीने को बढ़ाएगा, दूसरा घटाएगा। एक खुजली को फैलाएगा, एक सिकुड़े। दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। तब तो हमारी बॉडी क्या होती है? कंट्रोल होती है ना। जैसे गर्मी लग रही है तो गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, पसीना लगेगा तब तो क्या होगी? बॉडी अंदर से कूल्ड होगी, है ना। तो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। कौन कौन से पार्ट इसके? ठीक है, क्या बोलेगा उसको? अनुकंपी और अनुकंपी। अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी। इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम इसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हो गया इसका एक और नाम, इसका कंफर्म करेगा उसका। ठीक है, जब तक नोट करें आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैं एक कंफर्म कर दे रहा हूँ उसका। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस और पीएनएस। सिंपैथेटिक शॉर्ट में एसएनएस, और ये पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक। पीएनएस, इसका डिफरेंस भी देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया, तीन पार्ट में डिवाइड किए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंटर वाला पार्ट होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन को बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाएंगे, परिधि तक, जिसको परिधि तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगा, जिसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसमें पहला पार्ट में देख रहे हैं ब्रेन। मैं पूरे पार्ट नोट कराऊंगा अभी, आज बहुत मजेदार क्लास है। ब्रेन, सबसे पहले आती है ब्रेन की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? ब्रेन का अध्ययन या ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें अपन स्टडी करते हैं, या ब्रेन वाला जो डॉक्टर है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो ब्रेन की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो जहां भी इनसेफेलॉन आ रहा है, सेफेलॉन आ रहा है, तो समझ लो ब्रेन से रिलेटेड बात है ना। अब ब्रेन जो रहता है, ये जो ब्रेन है वो खोपड़ी से ढका हुआ है
है ना, जिसके ऊपर क्या बोलते हैं, कपाल, जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, है ना। फिर इसके अंदर 3 लेयर, अंदर फिर सॉफ्ट होता है। उन लेयर को, उन पर्ल को, मस्तिष्क की जो पर्ल है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की जो लेयर है मेनिंजिस, लेयर ऑफ ब्रेन। ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूँ इस तरीके, मान लो ब्रेन का सेंटर वाला भाग है ये, तो ब्रेन की 3 लेयर है। सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा। दूसरी वाली को अरेनाइड, और सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, आयन। ये इनर लेयर। याद करने का सबसे सिंपल तरीका ध्यान रखें, अभी तो आपका 1-2 पेज हुए, 3 पेज हुए। जब 8-10 दिन की क्लास हो जाएगी तो आपकी कॉपी इतनी मोटी हो जाएगी, हमको यही पढ़ने में बहुत दिक्कत है। क्या करना है, रोज घर में पहले जो पढ़ाया गया है नोट्स अच्छे से बनाए, उसको घर भी रिवाइज करें। एक बार रिवाइज करें, फिर उसको पूरा बंद कर दें, रफ कॉपी उठाएं, हमारी नोटबुक में जैसा जैसा लिखा है पूरा एक बार बिगर देख के लिख के देखिए, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। अपन कैसे याद करते हैं, अपन याद करते हैं ओरल, अपन लगता है अपन को याद होता है, वो याद नहीं होता। इसलिए रफ कॉपी उठाओ, सर ने जैसे जैसे पढ़ाया, जो भी सर ने, चाहे मैं हूं या जो भी हो, ठीक है, नोट्स जैसे उसी क्रम में आप शॉर्ट में क्या करो, उसको लिख लिख कर याद करो। उससे 2 फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है, आपकी मेमोरी बहुत तगड़ी हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं, और वही चीज आपको आसानी से पढ़ा सकते हो। इसके बाद अपन देख रहे हैं ब्रेन का क्लासिफिकेशन कर ले रहे हैं, फिर पढ़ते हैं एक बार। अगर आपके सामने वो रख लें तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ब्रेन का डायग्राम पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पता होगा कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ब्रेन का, ब्रेन को अपन देख रहे हैं, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। अब इनके अलग नाम भी है, कोई बताएगा मुझे तीनों के नाम क्या है। ठीक है, सब बोलते हैं प्रोसेनसेफलॉन, प्रोसेनसेफलॉन। नहीं तो अपन को तो पता है, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ प्रोसेनसेफलॉन। फोर ब्रेन को अपन बोलते हैं प्रोसेनसेफलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेनसेफलॉन, और इसको अपन बोलते हैं रोमेनसेफलॉन। हाइंड ब्रेन को रोमेन, RHOM। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दें, नोट कर लेना। या इसके पार्ट कौन कौन से, फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, मिड ब्रेन के 2 पार्ट है, और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है। आपको पूरा याद होना चाहिए। फोर ब्रेन के पहले पार्ट को क्या कहते हैं, अभी लिखे अपन ने जहां पर बाइपोलर न्यूरॉन है और फैक्ट्री लोब, ठीक है। दूसरा है सेरेब्रम, हिंदी बोलते हैं प्रमस्तिष्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट है ना। और तीसरा पार्ट है डायनसेफलॉन,
अब यहाँ बता दे रहा हूँ उसके 3 पार्ट। डाइनेमिक मतलब एक कमरा, कमरे में 3 चीज होती है, फर्श, दीवार और छत। छत मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर मतलब ईपी, और नीचे मतलब हाइपो। तो नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऊपर वाला भाग कहलाएगा ईपी थैलामस, और बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? दीवार का काम कौन करेगा? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस, ऊपर वाला भाग एपिथैलेमस और नीचे वाला भाग कमरे के कनेक्ट में जिंक देंगे। तो छत का निर्माण कौन करता है? बोलेगा डायमेंशन की छत कौन है? ईपी। फर्श कौन है? हाइड्रोजन। दीवार कौन है? मीसेंसेरियम और मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं, कौन कौन से? ऑप्टिक लोब, रोरा सेरेब्रल या सेरेब्रल पेडन्कल। इसके 3 पार्ट है, सभी को पता है। पहला पार्ट है टॉन्स, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसको भी अपन लंबा ना बोलेंगे, एमओ बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा है सेरिबेलम, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुमस्तिष्क। अनु मतलब पश्चिम, मतलब दाता। हो गया, एक एक पार्ट पढ़ते हैं। फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं, पहला लिखेंगे ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। हमारी नाक का काम है सूंघना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन कैसा है कि जो गंध है वो मधुर है, स्वीट है या बैड है, कैसे पता चलेगा खुद को? बताएगा तो नाक तो बताएगी नहीं ना, उसका काम तो गंदी भी सूख जाती है, अच्छा भी सूखती है वो। अच्छी अगरबत्ती है तो भी पता चल जाता है, बुरी है तो। ठीक, अगर नाक का काम है सिर्फ सूंघना, ऐसा थोड़ा कि बैड स्मेल आ रही तो नाक बंद हो जाता, वो भी सूखती है ना। तो डिसाइड कौन करता है? तो नाक से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है? ऑल्फैक्टरी। जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं घ्राण केंद्र, गंध का केंद्र। ये गंध का ज्ञान कराती है कि जो अपन को स्मेल आ रही, गंध आ रही है, ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब क्या होती है? गंध। तो काय का सेंटर है? ऑल्फैक्टरी सेंटर है, मतलब सुगंध का केंद्र, गंध का केंद्र। लिख लो शॉर्ट में, बस एक लाइन में, गंध का केंद्र। तो अपन को ये गंध का ज्ञान कराती है, स्मेल का टेस्ट का, मतलब उसकी जो गंध है वो कैसी है, उसका अपन को क्या कराएगी? ये इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, नाक अपन को, कान का काम है सुनना। अब क्या सुना आपने? अच्छा सॉन्ग सुना या बुरा सॉन्ग सुना, वो कौन डिसाइड करेगा? कान से सुनकर सूचनाएं कहाँ जाएगी आपकी? ऑडिटरी नर्व के थ्रू जाएगी ना। कान से कौन सी तंत्रिकाएं जुड़ेगी? ऑडिटरी तंत्रिकाएं, 8वें नंबर की। अभी जो पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, ये 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व है ना, वो कहाँ कौन सी ले जाने का काम कर रही है ना। जीभ ने, टंग ने अपनी क्या किया? स्वाद को गैर किया। वो स्वाद कैसा है? वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ब्रेन में। वो डिसाइड करेगा अच्छा है या
पूरा है। ओके, ये इसको नोट करेंगे। सेकंड पार्ट इसको लंबा पढ़ेंगे तो पेनिब्राम। तो मैंने इतने पार्ट आपको पढ़ाया, आपके पास डायग्राम भी है, सबने डायग्राम बनाया भी है, देखा। मुझे ये बताएं कि ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा, सबसे अंतिम वाला भाग। तो जब तक आप डायग्राम नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे पार्ट अगर डायग्राम में देखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। एनसीईआरटी बड़ा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, देख लेंगे। पता है ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है? सबसे लास्ट में, यहाँ से जहां से स्पाइनल कॉर्ड चालू होती है। ठीक है, तो मुझे कल बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेरेब्रम। ठीक है, परामर्शिक सेरेब्रम जो होता है 4 लोब में क्या होता है, डिवाइडेड। कितने लोब में? 4 में, डिवाइडेड 4 लोब्स। ये 4 लोब्स में डिवाइड होता है। और उन 4 लोब्स के फंक्शन भी होते हैं। फ्रंटल लोब, छोटा सा डायग्राम बना ले। पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और टेम्पोरल लोब। ये बॉन्ड भी है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ऑनलाइन वाले अपना स्टेमिना बनाकर रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है ऑनलाइन वालों को। फोकस के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लापरवाही करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तुरंत क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टॉकिंग करते रहे, बीच बीच में बातें करते रहे। जो समझ में नहीं आ रहा है पूछे। तो बड़े क्लास के बच्चे, छोटे क्लास के बच्चे नहीं है तो समझाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ओके, अब इन सभी के क्या फंक्शन पूछने का ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहा, उसकी याददाश्त चली गई। मैं कहा हूँ, स्कूल बोलते हैं ना हॉस्पिटल, मैं कहाँ आ गया, गिरने के बाद हंसे नहीं, कब मुझे हॉस्पिटल भर्ती की, तो मतलब कहाँ चोट लगी, ये 4 ऑप्शन रहेंगे। मतलब याददाश्त कहाँ से चली गई आपकी। मैंने बोला सेरेब्रम सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके सभी के फंक्शन देखें, अभी अपना निकल के आए कि याददाश्त का केंद्र कौन होता है, फ्रंटल, पैराइटल या ऑक्सीपिटल, या ऑप्शन 4 ये रखे हुए हैं। एक एक लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्रंटल लोब के कारण, फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के कारण फंक्शन लिखना है। लिखेंगे कौन सा एरिया होता है यहाँ पर, 2 एरिया होते हैं, प्री मोटर स्पीच एरिया और ओकास मोटर स्पीच एरिया, जो क्या करते हैं। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन पूछा शब्द कैसे बनते हैं, छोटा बच्चा होता है, पहले पापा बोलेगा या मम्मी बोलेगा, फिर धीरे धीरे नानी दादी को भी बोलना, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बड़ा होता है एक पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। फिर और बड़ा होता है, एबीसीडी तो याद नहीं होती, धीरे धीरे तो जैसे जैसे वो वर्ड पावर बढ़ती है। तो शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर 2 सेंटेंस होते हैं, प्री मोटर स्पीच एरिया एंड क्या होता है, ब्रोकास क्लास
मोटर स्पीच एरिया, हेल्प इन वर्ड फॉर्मिंग। हिंदी वाले के लिए प्री मोटर स्पीच एरिया और ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया होता है जो शब्दों के निर्माण में मदद करता है। मार्क करते जाए, क्वेश्चन पूछ चुका है ब्रोकास। लिखना केवल नहीं है, जितनी चीज लिख रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना है, इसमें छटेली नहीं करना है, जो लिखा है वो याद होना चाहिए। इसलिए नोट्स जो है वो गंभीरता से बनाए। अब ऐसा मत बनाए कि ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं फिर घर में फिर से नोट्स बनाए, इतने टाइम नहीं रहता, लाइव क्लास में नोट्स बनाए। दूसरा और क्या होगा इसमें, इसके अलावा निम्न का या सिंपल एक ट्रिक दे रहा हूं जिसमें पूरे फंक्शन याद है ना। मेन कैपिटल वर्ड नहीं स्मॉल नहीं लेंगे। अब इसको पूरा खड़े में लिखिए। पहला एम का मतलब है मेमोरी। तो अभी क्वेश्चन पूछा था इसमें बच्चे को चोट लग गई है ना। ठीक है, ये पूरा वर्ड मेन का फुल फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पर, आई का लिख रहे हैं, एल का लिख रहे हैं, ए का लिख रहे हैं, डब्ल्यू का, एम का, ई का और टी का। तो पहला जाएगा मेमोरी, दूसरा इंटेलिजेंसी, आई फॉर लर्निंग सीखने का केंद्र, ए नॉलेज ज्ञान, डब्ल्यू विल पावर इच्छा शक्ति, मिक्चुरेशन यूरिनेशन से पता लगेगा तुमको, इमोशन, ठीक है बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, भावुकता और थॉट विचारों का क्या। ठीक है, तो सोच विचार सीखना ये सब कहाँ है, ये सब फ्रंटल लोब के काम है। जो पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है नहीं हो रहा है, मेमोरी में ज्यादा ही नहीं ज्यादा है, सही तरीके से सोच पा रहे नहीं पा रहे। ये सारे किसके फंक्शंस हैं, फ्रंटल लोब के। तो अपने कोड वर्ड में याद कर लिए मिल्क विथ मेड। एम मतलब मेमोरी याददाश्त, आई मतलब इंटेलिजेंसी। तो जिसका फ्रंटल लोब जितना ज्यादा डेवलप होगा उसकी आईक्यू वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, है ना, उसको जल्दी याद हो जाता है। तो सबका जो आईक्यू लेवल अलग अलग होता है ना, हर एक बच्चा डिफरेंट है। हेल्प और लर्निंग सीखने की कैपेसिटी सबकी, कुछ पहली बार में सीख जाते हैं, कुछ 10 बार में नहीं सीख पाते, है ना। के फॉर ज्ञान, जितना अच्छा सीखो उतना अच्छा क्या होगा, नॉलेज होगा। विल पावर इच्छा शक्ति, हाँ ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, आप क्लास लगाना है या नहीं लगाना, आप ही डिपेंड कर रहा है। कुछ लोग अभी सो रहे होंगे, कुछ लोग समय बर्बाद कर रहे होंगे, कुछ लोग समय का यूज कर रहे होंगे, है ना। मिक्चुरेशन यूरिन लगी है कैसे पता चलेगा, इमोशन भावुकता का केंद्र, बहुत जल्दी कुछ लोग, बहुत जल्दी लड़की लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, कुछ लोग बहुत जल्दी किसी बात पर रोने लगते हैं, कुछ लोग कुछ हो जाए नहीं होते, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सबका इमोशनल पावर अलग अलग होता है, ये सब ब्रेन पर होता है। हमने सोच ली कि हमको 2 अंक कम मिले वही रोने लगे, कुछ लगा 2 ही अंक तो कम मिले। तो ये सब क्या है, सोच पर डिपेंड करता है ना। आपने 100 में 100 भी लिया है तो कोई 3 नहीं मार पाओगे, ध्यान रखो, कॉम्पिटिशन तैयारी आगे आपको करना पड़ेगा। देख लीजिए आपने 95% भी 12th में बना लो तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला, आपको कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में आएगा वो उतनी ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, या तो गर्मी की छुट्टी मना लो या फिर क्रैश कोर्स लगा लो, 2 महीने का सही यूज कर लो।
ठीक है, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, Yes, sir. वो कहीं ना कहीं काम पड़ेगी, यहाँ पे कोई ना कोई जॉब में आपकी हेल्प करेगी, कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन में आपको हेल्प करने वाली है। 12th तक की पढ़ाई अलग है, वहां पर आपको थ्योरेटिकल पर ध्यान देना है। कॉम्पिटिशन की क्लास बहुत अलग है, जितनी जल्दी समझोगे उतना जल्दी आपको आसान लगेगा। बहुत सारे लोगों को तो आज की क्लास ऊपर से गई होगी, मुझे पता है, एक आज की क्या, उनको हफ्ता भर ऊपर से जाएगा या फिर पूरे 2 महीने ऊपर से जाएगा। जितनी जल्दी आप मेहनत करना सीखोगे उतना जल्दी आपको क्लासेस समझ में आने लगेंगे, क्योंकि जिंदगी में सीधा सीधा कुछ नहीं होता, आसान कुछ नहीं होता और कठिन कुछ होता है। मैं सिंपल दोनों वर्ड बोल रहा हूँ, आसान भी कुछ नहीं है और कठिन भी कुछ नहीं है। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सब कुछ आसान है, मेहनत नहीं कर रहे तो सब कुछ कठिन है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आसान कुछ नहीं है और कठिन भी कुछ नहीं है। अपन ने इच्छा शक्ति बना लिए तो आसान है। इच्छा शक्ति नहीं, पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं, अरे ऑनलाइन क्लास में क्या समझे, ठीक है, सर क्या पढ़ाएंगे, पढ़ाते सब अच्छे हैं, डिपेंड करता है हमारी इच्छा शक्ति क्या है। ओके, तो सबसे पहले विल पावर स्ट्रॉन्ग करो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। विल पावर ध्यान रखना, और ये कहाँ होता है, अपने ब्रेन में होता है, घुटने में नहीं होता, कुछ लोगों को घुटने में होता है ना, बहुत जल्दी विल पावर डाउन हो जाता है। थोड़ा सा किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, विल पावर खत्म हो गई, अरे हम हो गया, नहीं जाता, ठीक है, पिकनिक गए वहीं पर लड़ाई हो गई, विल पावर वहीं खत्म हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग होना, चाहे कुछ हो जाए अपने लक्ष्य से अडिग रहना है, ठीक है, और लक्ष्य एक बार में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना है, ठीक है। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो इतना कठिन भी नहीं है, असंभव है नहीं है, इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, ठीक है। जो निकालते हैं वो भी अपने जैसे लड़के लोग रहते हैं, अपने जैसे लड़कियां रहती हैं, कोई अलग से पढ़ने वाले, बस उन लोगों ने क्या किया है, जल्दी से अपने आप को क्या कर लिए है, तैयार कर। जितनी जल्दी तैयार करोगे, जितनी जल्दी आप खड़े होंगे, उतनी जल्दी आप दौड़ना भी, ठीक है। आज नहीं कल आपको कंपटीशन में आना ही है, ध्यान रखना जरा। आज नहीं आओगे 2 महीने बाद आओगे, 2 महीने बाद आओगे, 1 साल बाद आओगे, जितना लेट होगे उतना आपके लिए क्या होगा, टफ होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर क्या हो गए, बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अगला लिखेंगे फ्रंटल के बाद है कौन सा, पैराइटल। दूसरा लिखते हैं फ्रंटल के बाद पैराइटल, तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, कौन बताएगा इसके फंक्शन, इसके लिए भी बड़ी अच्छी ट्रिक है। पीपीटी की, टेम्परेचर टच टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर रहा, टेम्परेचर का कंट्रोल तो क्या है, हाइपोथैलेमस है। मैंने आपको टेम्परेचर, टेम्परेचर अपन को ठंडी लग रही, ऐसा किसी ने अपन को ठंडा टच किया, गर्म टच किया, टच, ठीक है, किसी ने सुई चुभाया, दर्द हुआ कि नहीं हुआ, टेम्परेचर टच है, ताप दाब दर्द व स्पर्श का केंद्र, ताप दाब दर्द और स्पर्श, इनकी सूचनाएं कहाँ पहुंचती है, अपने पैराइटल में, ठीक है। के बाद है ऑक्सीपिटल लोब, फिर टेम्पोरल। तीसरा है ऑक्सीपिटल लोब, फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, तो यहाँ पे 2 एरिया होते हैं, प्री प्राइमरी विजुअल एरिया, विजुअल एरिया और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। ऑडिशन मतलब सुनने में, और विजन मतलब देखने में, एक आएगा विजन में, देखने में, विजुअल एरिया है, ये लिखा हुआ है, और ऑडिशन सुनने को।
इसलिए कहते हैं ये बैलेंस होना जरूरी। देखा कुछ बताया कुछ और, सुना कुछ बताया कुछ और, ऐसा होता नहीं होता? सुने एक थे बता के आए दो, और यही लोग क्या करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं। तो ये अपने कब ऐसा कब होता है, जब मानसिक संतुलन सही नहीं होता, है ना। सुन कुछ और रहे, एग्जाम में अपन क्या करते हैं, भूल क्यों जाते हैं कि अपने दिमाग का संतुलन, टेंशन में आ गए तो जो पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन वो भूल गए। सब कुछ ब्रेन में था, सब कुछ याद था, लेकिन क्यों भूल गए? क्योंकि अपन उस समय डिप्रेशन में चले गए, दूसरा पार्ट ज्यादा एक्टिव हो गया, मेन पार्ट अपना क्या है। इसलिए शांत रहना सीखो यार। जो गंभीर लोग होते हैं, जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है वो बोलते हैं, है ना। तो अपने दिमाग का यूज करो, विल पावर बढ़ाओ, ये सारी चीजें देखो। इसलिए ब्रेन के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी, कितनी सारी चीज अपने अंदर है। ओके, तीसरा है, हाँ चौथा है, लास्ट है, टेम्पोरल लोब, फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। कौन बताएगा इसके बारे में, टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या होता है? हम्म, देखिए टेम्पोरल लोब के फंक्शन लिखना है। वर्निक्स मोटर स्पीच एरिया, वर्निक्स मोटर स्पीच एरिया, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिए। वर्निक्स मोटर स्पीच एरिया पाया जाता है जो पाया जाता है वर्निक्स मोटर स्पीच एरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, अब सब तो बना लिए, लेकिन उसका ट्रांसलेट, सर ने क्वेश्चन पूछा उसका ट्रांसलेट क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगी, कैसे पता चलेगा? मैंने पूछा नर्वस सिस्टम की यूनिट, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया ना, तब तो आप उसका ट्रांसलेट करके बताओगे ना। तो ये क्या कराता है, जो शब्दों का अनुवाद कराता है, इट हेल्प इन ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अनुवाद कराता है। ठीक है, सर लिख लीजिए, वर्निक्स मोटर स्पीच एरिया which help in forming and translation of word, शब्दों का अनुवाद करना। चारों यहाँ पे पहला है फ्रंटल, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है प्री मोटर और मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया जो क्या करेंगे, वर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। दूसरे टेक बताया था मिल्क विद मेल, जहाँ पे आपको पूरे फंक्शन याद हो गए। सेकंड अपन याद किए हैं पैरेंटल लोब, बैंक प्रेशर, टच टेम्परेचर। थर्ड है ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पे प्राइमरी विजुअल एरिया और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। और फोर्थ है टेम्पोरल लोब, जो यहाँ पर पाया जाएगा वर्निक्स मोटर स्पीच एरिया विच हेल्प इन फॉर्मिंग, शब्दों के अनुवाद में मदद करता है। ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे थोड़ा नोट करना। सोमा एस्थेटिक एरिया जिसकी ये फंक्शन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका ये वाला पॉइंट, सोमा एस्थेटिक एरिया, सोमा एस्थेटिक एरिया पाया जाता है जो, ये जो फंक्शन है ना, ये इंग्लिश वाले लिखने का सोमा एस्थेटिक एरिया और एम लगा लेना तो समझ में जाएगा। पूछेगा एरिया कौन सा एरिया कहाँ पाया जाता है, ये जरूर पूछता है एग्जाम में, ये जरूरी है। तो सोमा एस्थेटिक एरिया सेकंड वाला क्या है, पैराइटल लोब है, यहाँ पे कितना है पैराइटल लोब के फंक्शन। तो सोमा एस्थेटिक एरिया किसमें हेल्प करेगा, पेन प्रेशर, टच टेम्परेचर, पेन प्रेशर, टच टेम्परेचर। चलो 4 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं। पहला था अगर मस्त सेरेब्रम, सेरेब्रम के बीच
पार्ट लेके मुझे और फैक्ट्री लोग ओरल, जैसे मैं बता रहा हूँ कल वैसे ही पूछूंगा, ध्यान रखें। सेकंड पार्ट अपन ने देखा सेरेब्रम, जो सबसे मेन पार्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड था, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। जैसे मुझे याद है आप लोगों को वैसे याद होना चाहिए। तीसरा पार्ट अपन देख रहे हैं डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन की तुलना अपन ने पूरे कमरे से कर दी, जिसमें 3 चीजें हैं। नीचे फर्श है, नीचे वाले भाग को बोलते हैं हाइपोथैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। दूसरा दीवार है थैलेमस, और ऊपर वाला भाग एपिथेलियम। तो तीसरा पार्ट में देख रहे हैं डायनसेफ्लॉन। ओके, डायनसेफ्लॉन छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। ये अपना थैलेमस और ऊपर वाला भाग है एपिथेलियम। और एपिथेलियमस के ऊपर एक संरचना होती है, वहां पर एक ग्लैंड जुड़ी होती है। कौन सी ग्लैंड है? ये है पीनियल ग्लैंड, और यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। इसलिए मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब ये प्रिंसिपल है, तो उसके ऊपर कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो ये है पिट्यूटरी वाला पार्ट, जहां से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम। ठीक है, इसको रहने दीजिए, ग्लैंड। ये है अपना थैलेमस। हाँ, वो पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे दो ब्रेन में 2 ग्लैंड है ना। अब पीनियल ग्लैंड थोड़ा देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा लेंगे। कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, और यही अपनी स्किन में क्या कराता है? मेलाटोनिन हार्मोन क्या कराता है हमारी स्किन के लिए, हमारी बालों के कलर के लिए, है ना, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए सभी के बालों का कलर, सभी की स्किन का कलर अलग अलग होता है। मेलेनिन, मेलाटोनिन मेलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन कराता है, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धूप से हमको बचाता है। तो डायसेक्सोन के 3 पार्ट है, ऊपर वाला भाग एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस से ऊपर एक ग्लैंड जुड़ी होती है, जिसे पीनियल ग्लैंड, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, है ना। जैविक घड़ी, अपने ब्रेन में एक घड़ी लगी हुई है जो 24 घंटे के पूरे कार्य को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसको क्या नाम दिया गया है? बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक मात्र हार्मोन इसका तो अच्छे से याद रखेंगे, फेमस क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब ग्लैंड पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, अभी नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे बस। तो यहाँ पे 3 भाग है। अब ये हाइपोथैलेमस वाले भाग पर कुछ नर्व, कुछ ब्लड वेसल्स पाई, रक्त वाहिनियां पाई जा रही है, जो जालनुमा संरचना बना रही है ना। इसे अपन क्या बोलते हैं? एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सेस। यहाँ पे एरो लगा दिया, जो क्या करती है? सीएसएफ, ब्लड ब्रेन में कौन सा द्रव बना होता है? सीएसएफ। अभी फंक्शन भी फॉर्म है इसका, फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो क्या करती है? सीएसएफ को सिक्रीट करती है। सीएसएफ कहाँ सिक्रीट होता है पूछता है, क्या करती है? एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सेस। ठीक है, यहाँ पे सीएसएफ कितना बनता है? 20 ml पर आवर।
एक घंटे में 20 ml बनता है। तो एक दिन में कितना बनेगा? 24 गुणे 20 करेंगे, कितना बनेगा? लगभग 480 ml पर डे। तो मैं 20 ml पर आवर बनता है, और एक दिन में 3 बार भी फॉर्मेशन होता है। अभी लिखवा दे रहा हूँ, पहले इतना क्लियर करके डायग्राम बना है। सीएसएफ का फुल फॉर्म भी लिखवा दे रहा हूँ। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में बोलते हैं सीएसएफ। एक फंक्शन लिखते हैं, कितना बनता है? लगभग 400 में 480 ml पर डे लिख सकते हैं। दिन में 3 बार क्या होता है? इसका रिफॉर्मेशन होता है, नवीनीकरण। 3 बार रिफॉर्म होता है। इसका क्या कारण है? हम्म? तो ब्रेन की जो सेल्स है उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना। ब्रेन की सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ब्रेन के जो हार्मफुल मटेरियल उसको बाहर करने का काम करेगा। अगर ये बढ़ गया तो ब्रेन फूलने लगेगा, बोलते हैं मस्तिष्क में पानी भर गया। कौन सी बीमारी होगी? ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ गया। ठीक है, इसका नाम रहा हाइड्रोसेफेलस। उस बीमारी को अपन बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। अभी पढ़ेंगे सारी चीजें। अभी कहाँ सिक्रीट होता है? कहाँ से? एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस। अब देखो कई बार अपन गिर जाते हैं, सर में चोट लग जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं। ब्रेन को बाहरी झटकों शॉक से बचाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह से बचाएगा, है ना। कभी कभी यही द्रव बढ़ जाता है, इस कारण सिर दर्द होने लगता है ना। लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स, यांत्रिक झटकों से बचाता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सीएनएस को पोषण प्रदान करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पोषण प्रदान करेगा। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को पोषण प्रदान करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सीएनएस। वही स्टार बना के लिखना। जब ब्रेन में बहुत सारा, देखो सीएसएफ क्या हो गया? बढ़ गया, तो ब्रेन की जो सेल्स है वो फूलने लगी। ब्रेन में बोलते हैं मस्तिष्क बड़ा होने लगा। और उसको बोलते कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बॉडी कम दिखती है और ब्रेन ज्यादा बड़ा दिखता है, तो हाइड्रोसेफेलस बीमारी होती है ना। लिखना है, स्टार बना के लिखना है। मस्तिष्क में सीएसएफ का लेवल बढ़ना, इंक्रीज द लेवल ऑफ सीएसएफ इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। increase the level of CSF is called hydrocephalus. हाइड्रो मतलब पानी, सेफेलस मतलब सीएसएफ। देखिए कभी कभी क्या होता है, सीएसएफ बढ़ने के कारण ब्रेन की जो 3 लेयर थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजेस,
उसमें क्या जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, जिसमें कौन सी बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस, है ना। ये से बढ़ने के कारण एक और लिख लो, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस सीएसएफ बढ़ने के कारण हो सकता है, या इट कॉज मेनिंजाइटिस। कैसे करेंगे डॉक्टर लोग, कैसे करते हैं जब सीएसएफ बढ़ जाता है? तो अपनी जो लंबर वर्टिब्रा होती है, लंबर कहाँ होती है, किडनी के नीचे, इधर बीच में, रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाते हैं, और उससे एक्स्ट्रा जो सीएसएफ होता है, मैंने बताया कहाँ पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड से पंचर करते हैं। जैसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना है, तो कौन सी नर्व कहाँ जाती है वो कौन से डॉक्टर को पता है, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं पता है, एनास्थीसिया वाला डॉक्टर लगाता है, बेहोशी वाला डॉक्टर लगाता है। तो सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने के लगभग 4 से 5 हजार लेता है वो। क्योंकि उसको पता है ना ऑपरेशन 2 घंटे चलेगा, 4, नहीं तो ओवरडोज दे दिया, हो गया 24 घंटे के लिए बेहोश, है ना। इसलिए ऑपरेशन की जब तैयारी होती है, पूरे डॉक्टर होते हैं, एनास्थीसिया वाला डॉक्टर रहेगा, ऑपरेशन वाला होता है, सर्जिकल वाला, है ना, सिलने का काम कौन करेगा, है ना, किस भाग का ऑपरेशन करना है, कितना बेहोशी का इंजेक्शन देना है, कितना अमाउंट देना है। ऐसा नहीं होता कि इंजेक्शन कोई भी लगा, कहीं भी लगा दिए, किस पार्ट को ठीक है। बच्चे की डिलीवरी हो रही तो एब्डोमेन वाले पार्ट को बेहोश करेंगे, पूरी बॉडी को बेहोश नहीं करेंगे। दांत तोड़ रहे हैं, किस दांत पर वहीं पर इंजेक्शन लगेगा, नहीं पूरी बॉडी को शून्य कर दी। इसलिए एनास्थीसिया एक अलग से एमबीबीएस कोर्स होता है, जहाँ पे वो सिर्फ वो डॉक्टर का क्या काम होता है, इंजेक्शन लगाना, बेहोश करना, और पेशेंट को ऑपरेशन के समय पूरा देख करना, उसको बेहोशी से उठाना भी है ना, धीरे धीरे वो होश में आता है ना। इसलिए ऑपरेशन के 4-5 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं, कभी सोचा है? ताकि अपने गले में अगर कुछ रहे, अपने भोजन नली में कुछ फूड्स रहेंगी, तो ऑपरेशन के समय वो क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं, या अनैच्छिक गतिविधियां हो सकती हैं, कुछ और मूवमेंट हो सकती है। इसके कारण वो पहले से इन सारी चीज के लिए मना कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन भी देख लीजिए। सेकेंड फंक्शन को देखने वाले थैलेमस, बहुत इंटरेस्टिंग है थैलेमस, अभी लिखवाऊंगा। तो क्या बोलते हैं इसको, अब अपने ब्रेन में जितनी भी सूचनाएं जा रही है, देखो ब्रेन अच्छी और बुरी सारी, अपन देखो कहीं भी घूमने जाते हैं तो अपन अच्छा भी दृश्य दिखता है और बुरा भी दिखता है। बोलते हैं ना, अपन किसी की भी संगति कर ले, डिपेंड करता है कि अपन बिगड़ेंगे या सुधरेंगे। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे साथ अगर 10 दोस्त सिगरेट पीने वाले, जरूरी मैं भी सिगरेट पीने लगूंगा, तो मैं अच्छी चीजें क्या करूंगा, गेन करूंगा, और बुरी चीजों को मैं गेन नहीं करूंगा। तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। जैसे जब कोई फंक्शन होता है शहर में, तो हर जगह ट्रैफिक पुलिस लगा दी जाती है, कौन सी गाड़ी अंदर जाएगी कौन सी नहीं जाएगी वो डिसाइड करते हैं ना, बड़ी गाड़ी को बाहर ही कर देते हैं। इसी प्रकार ब्रेन में भी एक गेट कीपर होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मस्तिष्क का गेट कीपर। हाँ, द्वारपाल कहा जाता है कि मस्तिष्क में कौन सी सूचनाएं जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। Thalamus, इसको क्या कहा जाता है, गेट कीपर ऑफ दी ब्रेन। लिखना, ये देखो थोड़ा सा डायग्राम, वो जो डायग्राम बनाया था वही अपन देखना है। इसको पहले note करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, गेट कीपर ऑफ दी ब्रेन लिखना, मस्तिष्क का द्वार। अब जैसे अपन एफएम लगा रहे हैं, एफएम अपन क्या करते हैं, पहले जैसे रेडियो मिर्ची लगाना, तो अपन क्या करते हैं, पहले फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं। फिर अपन को क्या मिलता है, रिले सेंटर बोलते हैं, भोपाल से बोल रहे हैं, बालाघाट से बोल रहे हैं, इंदौर से बोल रहे हैं, आकाशवाणी केंद्र इंदौर से बोल रहे हैं। तो वहां से क्या होता है, प्रसारण होता है, रिले होता है, नहीं होता, कोई भी फंक्शन रिले होगा, फिर वो अपने घर तक आता है, टीवी में हो रहा है तो रिले सेंटर होता है ना। इसी प्रकार ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन रिले हो रही है, वो कहाँ से रिले हो रही है, कहाँ तक पहुंच रही है, वो स्पाइन से होकर ही। तो कौन सी अंदर जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, इसको क्या कहा जाता है, एक और लिख लेना, और करके रिले सेंटर। ब्रेन का रिले सेंटर क्या है, RELEY, रिले सेंटर, प्रसारण केंद्र।
तो गेट कीपर भी इसे कहते हैं, प्रसारण केंद्र भी किसे कहते हैं, थैलेमस को बोलते हैं। थर्ड है हाइपोथैलेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइपो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं बोल नहीं सकता, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। लेकिन वो नहीं होना, ध्यान रखें इंटरेस्ट बना के रखना है। जितना अच्छे से आप इंटरेस्ट बना के रखोगे, नोट्स उतनी अच्छी बनेंगी, और नोट्स जितनी अच्छी बनी, पढ़ने में नहीं मजा आएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस से हर साल क्वेश्चन बनता है, और इसके फंक्शन पूरे आपको अभी याद करा दे रहा हूँ। पहला होता है, यहाँ पर क्या होता है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, हिंदी में बोलेंगे ताप नियंत्रण का केंद्र। तो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। जैसे ठंड से गर्मी आ रही है, तो अपनी बॉडी एडजस्ट कर रही नहीं कर रही, गर्मी से ठंड अपन मर तो नहीं जाते ना, एडजस्ट होती नहीं। अपन अपन लोग क्या है, अपन लोग क्या है, कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है। अपने शरीर का ताप हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे टेम्परेचर बाहर का चेंज हो या ना हो। अपन लोग, जबकि अभी देखना छिपकली दिखने लगी, ठंड में गायब हो गई थी, तो छिपकली क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ बदल रहा है। जैसे पक्षी हर मौसम में दिखाई देते हैं, वो भी क्या है, अपने जैसे स्थिर तापी है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा स्थिर होता है, ध्यान रखना। जबकि मेंढक पूछ लिया, मेंढक क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, शीत रुधिर जंतु है, उसके ब्लड का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ बदल रहा है ना। तो अपन लोग क्या है, स्थिर ताप, अपन लोग वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं, होमोथर्मस, स्थिर तापी। और इनका टेम्परेचर बॉडी के साथ क्या बोलते हैं, पॉई किलो थर्मिक, ये लिखा करो, सुना अकेला मत किया करो, ऊपर पैराग्राफ में लिख दो ऊपर, पॉई किलो थर्मिक। किसको बोलते हैं पॉई किलो थर्मिक, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और होम्योथर्मस, होम्योथर्मिक किसको बोलते हैं, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड, ऐसे जंतु जिनके शरीर का ताप हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। हम लोग क्या है, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, बर्ड्स, और कौन आ जाएंगे, ह्यूमन आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, है ना, मैमल्स आ जाएंगे। और इसमें कौन आ जाएगी, फिशेस, इसमें कौन आ जाएगा, फ्रॉग, लिजर्ड, छिपकली आ जाएगी। इसलिए मेंढक, अपन गर्मी में मेंढक पकड़ के ले आओ, मिलेगा ही नहीं मेंढक, कहाँ चले जाते हैं वो, स्थिर अवस्था में चले जाते हैं। समय क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, है ना। हाइबरनेशन एस्टिवेशन का मतलब समझते हो ना। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक रिकॉर्ड सुविधा कर दी है, जिन लोगों ने क्लास अच्छे से समझ में नहीं आती, क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दिया हूँ, ताकि आप बाद में अगर इन क्लास को फिर से देखना चाहें, है ना, तो आप आराम से देख सकते हो, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ताकि आप कुछ चीज भूल रहे हैं तो उनको फिर से आप रिमाइंड कर लें, है ना। ओके, चलो, हाइपोथैलेमस का फंक्शन लिख रहे हैं, पहला थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, हिंदी वाले क्या लिखें, ताप नियंत्रण का केंद्र। दूसरा
दूसरा है भूख और प्यास का केंद्र, हंगर एंड थर्स्ट सेंटर। हमको भूख लग रही है, प्यास लग, देखो अभी गर्मी आ रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, भूख कब लगती है? ठंड में उल्टा हो रहा था, है ना, ठंड में अपन 2 रोटी ज्यादा खा रहे हैं, है ना। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? टेम्परेचर के कारण ही तो हो रहा है। गर्मी में उल्टा हो रहा है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख कम लगती है। मतलब ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है? थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। तो भूख और प्यास का केंद्र, हंगर एंड थर्स्ट सेंटर। हंगर एंड थर्स्ट सेंटर। गर्व और गुस्सा अच्छा काम करते हैं, गर्व होती है, बुरा काम काम बिगड़ता है, गुस्सा जाता है। प्राउड एंड एंग्री सेंटर। और क्या बताया था? आप नियंत्रण में हो गया, ऑस्मोरेगुलेटरी वहां होता है। सर काम हम तो कहते हैं। काम उनका करके सेक्सुअल फीलिंग्स जो आती है, लेबिडो, कैसा लैंग्वेज? किसी के प्रति जो अट्रैक्शन है ना। और कुछ छोटा, ये सबसे मेन तो यही पहली बात है, ये पूछता है बहुत ज्यादा, ये सभी को पता होना चाहिए। चलो, आज फर्स्ट डे है, बहुत लंबी क्लासेस हो गई है ना। बॉटनी जूलॉजी एक साथ मैंने पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये लंबा पोर्शन था इसलिए। तो आज इतनी ही, ठीक है। पूरा रिवाइज करके आएंगे, कल कुछ भी होगी, ध्यान रखें। कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल मेरे नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, सर हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरा नंबर नोट कर लें। और ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिनको क्लास लगातार अटेंड करना है। 2 दिन और डेमो क्लास दूंगा, ध्यान रखें। मेरा व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके आप ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। 9039616196, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं। ओके, कल मिलते हैं फिर। कल मॉर्निंग में सभी का इंट्रो होगा, ये आज नहीं हो पाया था। ठीक है, कल 7:10 में सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और बाकी जो लोग हैं उनको भी बता दें, जिनको नहीं पता क्लासेस के बारे में। ठीक है, राशि, गुंजन, फिजा अली, रुद्रा। ओके, बहुत सारे लोग हैं, कल इंट्रोडक्शन होगा अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम नहीं होगी आज यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देंगे। ओके।